Hello dear students, Assalamu alaikum. In our last lecture we introduced the concept of addition compounds. हमने देखा addition compounds क्या होते हैं और उसके जो दो different types हैं, that is a coordination compound and a double salt. उनमें क्या difference होता है वो भी हमने देखा, ठीक है ना। पहले addition compound क्या होता था, वो compound जो बनता है पहले combination of two or more stable compounds. आपके पास stable compounds बहुत होते हैं दुनिया में। फेरस सल्फेट क्या है, स्टेबल कंपाउंड है। अमोनियम सल्फेट क्या है, स्टेबल कंपाउंड है। पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया इटसेल्फ, ठीक है ना, ये जो है स्टेबल कंपाउंड्स हैं। और इन स्टेबल कंपाउंड्स को हमने देखा कि इनको भी कंबाइन किया जा सकता है एंड दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड इनटू अ सिंगल कंपाउंड। उस सिंगल कंपाउंड को हमने नाम दिया एडिशन कंपाउंड। फिर हमने बोला एडिशन कंपाउंड दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास एडिशन कंपाउंड का क्रिस्टल बना, हमने इसको पानी में डाला, इसका सोल्यूशन बनाया। जब हमने इसका सोल्यूशन एनालाइज किया तो इसके जितने भी आयन्स थे जिसका ये बना हुआ था, फॉर एग्जाम्पल मोर सॉल्ट किस आयन का बना था, फेरस आयन का, सल्फेट आयन का, अमोनियम के आयन का, तो तीनों आयन वहां पे बिखर गए, अलग अलग हो गए, ठीक है ना। तो हमने बोला कि ये एक ऐसा एडिशन कंपाउंड है विच इज नॉट स्टेबल इन द सोल्यूशन, जो सोल्यूशन के अंदर डिसोसिएट हो जाता है इनटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आयन्स। ऐसे एडिशन कंपाउंड्स को हमने नाम दिया डबल सॉल्ट्स। लेकिन दूसरी साइड से ऐसे भी आपको एडिशन कंपाउंड के क्रिस्टल्स मिले which remain intact in the solution, कि आपने इसको सोल्यूशन में डाला, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल FeCl3H2O 3 टाइम्स। तो जैसे हमने इसको पानी में डाला वहां पे 3 क्लोराइड अलग नहीं हो गए, वहां पे आपका फेरिक आयन अलग नहीं हो गया, ठीक है ना। तो आपका क्या वहां पे मिला, आपको एक इंटैक्ट चीज मिली सोल्यूशन के अंदर भी, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था आपका FeCl3 in 3 times वाटर, ये इंटैक्ट रहा ऑल्सो विद इन द सोल्यूशन। तो हमने बोला ये एक ऐसा एडिशन कंपाउंड है जो स्टेबल है सोल्यूशन के अंदर भी। ऐसा एडिशन कंपाउंड को हमने नाम दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद हमने बोला कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का डिस्कशन हम नहीं करते हैं आज, यानी कि लास्ट वाले लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिस्कशन नहीं किया, वो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट द फॉर्मल डिस्कशन ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, नाउ आपसे पूछा जा सकता है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, क्या होता है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। तो इसका आंसर है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो पार्टीज होती है, ठीक है ना। ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज टू थिंग्स, वन इज कॉल्ड मेटल सेंटर एंड द अदर इज कॉल्ड लिगेंड, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, दो चीजें होती हैं भाई। सेंटर में मेटल होता है और ये क्या होता है, ये मेटल एटम भी हो सकता है और ये मेटल आयन भी हो सकता है। जैसे कि हम सब जानते हैं दैट मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इट्स नो बिग डील फॉर मेटल्स टू लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटायंस, ठीक है ना। तो मेटल सेंटर होता है इन द फॉर्म ऑफ मेटल एटम और मेटल आयन, और इनको सराउंड कर रहे होते हैं, इसको सराउंड करेंगे सम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जिनको हम बोलते हैं लिगेंड्स। तो लिगेंड इसको सराउंड करेगा, लिगेंड लिगेंड लिगेंड, इसको भी लिगेंड सराउंड कर रहे हैं, लिगेंड 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 एंड लिगेंड, ठीक है ना। अब ये सराउंड कर रहे हैं, इसका मतलब होगा कि ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। जब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ तो कोई बॉन्ड बना होगा इनके बीच में, ठीक है ना। एंड व्हाट इज दैट बॉन्ड, दैट इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। ओके, फिर से देखो, व्हाट्स द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हाट डज इट लुक लाइक, इट हैज गॉट टू थिंग्स, वन इज अ मेटल सेंटर, ठीक है ना, एंड दिस मेटल सेंटर इज सराउंडेड बाय समथिंग कॉल्ड एज लिगेंड्स। कुछ ऐसी चीजें जिनको लिगेंड्स बोलते हैं। क्या होता है वो पूरा डिस्कशन आने वाला है। ये लिगेंड्स और मेटल एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, कैसे जुड़ते हैं, बाय कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स, यानी कि लिगेंड और मेटल के बीच में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, हम सब जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में देखो, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज आल्सो अ काइंड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। व्हाट डज दैट मीन, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो होता है इसमें भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पे जो कंट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं होता। यहां पे हम अलग से देखते हैं, इफ देयर आर टू एलिमेंट्स या एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों ने शेयर किए, क्लासिकली जो हम दिखाते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन ए का था, ये इलेक्ट्रॉन बी का था, दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है, शेयरिंग में एक बॉन्ड बना है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक ए का था एक बी का था। इसको बोलते हैं नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा क्या था, हमारे पास सी है और डी है, डी के पास वैकेंट ऑर्बिटल, लेकिन सी इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैविंग ए लोन पेयर, यानी कि इसके पास एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। डी को दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, सी को जरूरत नहीं है, सी इज स्टेबल, ठीक है ना। सी का ऑक्टेट कंप्लीट है,
अब ये सी जो है ये शेयर कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन डी के साथ। एक होता है डोनेशन, डोनेशन एक तरह का ऐसा दिमाग में आता है कि सी अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स डी को देगा, ऐसा नहीं होता, शेयरिंग होती है। सी और डी शेयर करते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन सी के हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। बनने के बाद इट्स आल्सो शोन लाइक दिस, सी डी दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। There is no distinction really between this kind of bond and this kind of bond after it is formed, but the mechanism by which it is formed it is different. एक सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड ऐसा होता है कि जिसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है दोनों एटम्स का। एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड ऐसा होता है कि शेयरिंग उसमें भी होती है, कोवैलेंट बॉन्ड वो भी है, लेकिन देयर इज एन अनइक्वल कंट्रीब्यूशन, एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना। यहां पे जो आपका मेटल और लिगेंड है, इनमें जो लिगेंड होता है व्हाट इज इट, इट्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। लिगेंड कैसा है भाई, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, जो मेटल को इलेक्ट्रॉन ढूंढने या शेयर करता है मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन्स अपने, उसको आप लिगेंड बोलते हैं, ठीक है ना। सो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितनी पार्टीज हैं भाई, दो पार्टीज हैं, कौन कौन सा, मेटल और लिगेंड, ठीक है ना। मेटल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना, लिगेंड का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना। लिगेंड कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। मेटल कैसा है, it is a species that is ready to accept a pair of electrons or many pairs of electrons because it has got vacant d orbitals, ठीक है ना। सेम थिंग ये मेटल है, मेटल सेंटर, और ये लिगेंड है। सारे के सारे लिगेंड्स क्या होंगे, वो स्टेबल होंगे अपने आप में, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, लेकिन उनके पास लोन पेयर्स होंगे, वो लोन पेयर्स शेयर करेंगे मेटल के साथ और बनाएंगे मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड्स। अब इस चीज को बनाने का एक तरीका भी है, व्हाट इज दैट, इसको हम लिखते हैं सिंपली लाइक दिस, एम, चार लिगेंड्स हैं, L4, और इसको इंक्लोज करते हैं हम इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहां पे क्या लिखेंगे, M, L5 इंक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके ऊपर N पॉजिटिव। यहां हम एज्यूम कर रहे हैं कि सारे के सारे लिगेंड्स जो हैं वो न्यूट्रल है। This brings us to the second definition of coordination compounds. What are coordination compounds? Coordination compounds are the species in which a central metal atom or ion is connected or linked to electron-rich species called ligands through coordinate covalent bonds. ठीक है ना। तो क्या होता है coordination compounds? ऐसे compounds होते हैं जिनमें एक metal center होता है in the form of metal atom or metal ion, and they are surrounded by electron-rich species or they are bonded to electron-rich species. उन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को क्या बोलते हैं, लिगेंड्स, एंड दे आर कनेक्टेड टू द मेटल थ्रू कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। नाउ इट हैज गॉट टू पार्टीज, वन इज मेटल, वन इज लिगेंड। वी विल टेक देम वन बाय वन, थोड़ा सा इनके डिस्कशन को हम अलग अलग लेते हैं। लिगेंड्स के लिए हम पूरा लेक्चर जो है लेक्चर 3 दैट विल बी बेस्ड ऑन लिगेंड्स ओनली, ठीक है ना। बिकॉज व्हाट इज की टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पूरा सीखना है, ठीक है ना, और you want that you should not be finding any difficulty in doing any concept of coordination compounds. For that you have to have control on ligands, ठीक है ना। ligands पे आपका जो है कमांड होना चाहिए। अगर आपका ligands पे कमांड आ गया, आपको coordination compounds पे कमांड आ सकता है। If you are lacking in ligands, you will definitely be lacking in coordination compounds, ठीक है ना। So first we will be discussing metal, and then we will take up ligands in the next lecture, and we will also discuss some terms that you will be finding in your textbooks in coordination compounds, ठीक है ना। Let's do metal first. Now that we know that coordination compound has two things, one is a metal center and the second thing is ligands that surround it. So let us take metal center first. ये मेटल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है, ये दो तरह का होता है, ठीक है ना। एक तो ये कि एटम या आयन होता है, दूसरा ये एटम या आयन जो होता है ये दो जगहों से आ सकता है। Either it can be a main group metal or it could be a transition metal. ठीक है, दोनों बना सकते हैं। बट इज द एबिलिटी सेम, क्या जितना मेन ग्रुप मेटल्स बना सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या उतने ही ट्रांजिशन मेटल्स बना सकते हैं? आंसर इज नो, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू। आप अपनी टेक्स्ट बुक पे देखोगे या कहीं पे भी आप अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बुक खोलोगे, देन यू विल सी एक्सक्लूसिवली, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली आपके ट्रांजिशन मेटल्स ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स हैव द अनपैरेलल्ड एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मेन ग्रुप मेटल्स भी बना सकते हैं। द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट इज ऑफ कोर्स क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल में आपने देखा होगा कि आपका जो सेंट्रल एटम होता है वो मैग्नीशियम होता है, ठीक है ना। वहां पे मैग्नीशियम जो है वो आपके सेंट्रल एटम का काम करता है, यानी कि हमें ये पता लग गया कि या फिर TeL टेट्राइथाइल लेड, वहां पे लेड जो होता है वो आपका सेंट्रल मेटल होता है। तो हमें ये पता चल गया कि आपका जो सेंट्रल एटम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वो मेन ग्रुप मेटल हो सकता है, ठीक है ना। और उसके एग्जांपल्स नोन है, और उसमें एक एग्जांपल ऐसा है जो सस्टेन कर रहा है लाइफ को ऑन आवर प्लैनेट अर्थ। लेकिन क्या मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी या मेन ग्रुप मेटल्स भी ट्रांजिशन मेटल्स के जितने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना सकते हैं? आंसर इज नो। These are too good, much better in forming the coordination complexes. And what are the reasons that transition metals can form such a large number of coordination compounds? ठीक है, कई रीजंस हैं। पहला देखो, अभी हमने देखा कि काम क्या होता है मेटल्स का, दे हैव टू टेक द इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम द लिगेंड्स, ठीक है ना। तो इसके लिए वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होने चाहिए, और वो वैकेंट ऑर्बिटल्स ऐसे ना हो कि जिनकी एनर्जी बहुत हाई हो। So you should have available low energy vacant orbitals जो आपके d ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होते हैं। इनके पास होते हैं लो एनर्जी वैकेंट d ऑर्बिटल्स। इन लो एनर्जी वैकेंट d ऑर्बिटल्स की वजह से क्या होगा, they are able to easily accept the electron pairs from the ligands, ठीक है ना। इसमें मदद कौन करता है इनकी, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स ये लो एनर्जी के कैसे हो जाते हैं, बिकॉज देयर आयन्स आर हाईली चार्ज्ड स्मॉल कैटायंस, जिसकी वजह से ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये न्यूक्लियस के काफी नजदीक होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स इनमें आ जाते हैं they get a good amount of attraction from the nucleus. That means the second reason for coordination compound for transition metals to be so good in making coordination compounds is that they have highly charged small cations, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक्चुअली आप देख सकते हो कि these transition metals they have variable oxidation states. ये तीन चीजें मिलके ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं उनको बनाते हैं सेंट्रल टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। दैट इज दे गिव दिस ट्रांजिशन मेटल्स एन अनपैरेलल्ड एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। सो व्हाट आर द रीजंस दैट ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म सो मेनी कॉम्प्लेक्सेस? लो एनर्जी वैकेंट d ऑर्बिटल्स, सेकंड हाईली चार्ज्ड स्मॉल कैटायंस, एंड द थर्ड वन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट डज दिस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मीन? देखो, आयरन आपको मिलेगा इन आयरन 2+b, आयरन 3+b, और कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आपके पास कभी कभी आयरन 4+, आयरन 5+, आयरन 6+ भी होता है। ऑल्दो दीज आर नॉट सो कॉमन, दीज आर अनकॉमन। ये दोनों बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन वो भी पाए जा सकते हैं, ठीक है ना। मैग्नीज 2+, मैग्नीज 3+, मैग्नीज 4+, मैग्नीज 5+, मैग्नीज 6+, 7+, वो कितने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हैं, और अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं, ठीक है ना। सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईली चार्ज्ड स्मॉल कैटायंस एंड लो एनर्जी वैकेंट d ऑर्बिटल्स आर द रीजंस दैट ट्रांजिशन मेटल्स आर वेरी गुड इन फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है ना। मेन ग्रुप मेटल्स के पास क्योंकि वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते नहीं उनके पास, ठीक है ना, और उनका जो साइज होता है वो भी बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू योर ट्रांजिशन मेटल्स, जिसकी वजह से वो उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सेशन नहीं कर पाते हैं जितना ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं, ठीक है ना। तो मेटल्स में हमें क्या याद रखना है? मेटल्स में ये याद रखना है कि ट्रांजिशन मेटल्स और मेन ग्रुप मेटल्स दोनों बना सकते हैं कॉम्प्लेक्सेस, लेकिन मोस्टली एंड एक्सक्लूसिवली, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली आप ट्रांजिशन मेटल्स के ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस देखते हो, ठीक है ना। उसका रीजन क्या है वो हमने देखा, समझ रहे हो। नाउ आपका जो मेटल सेंटर होता है अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, इसका एक और नाम भी दिया गया है, दैट इज कोऑर्डिनेशन सेंटर। देखो, फॉर एग्जांपल यू हैव Fe H2O होल 6 2 पॉजिटिव। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है आपके पास आयरन है और ये जुड़ा हुआ है वो पानी के साथ, और पानी आपको पता है वाटर, इट इज गॉट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स है।
जिनमें से एक ये डोनेट कर सकता है या शेयर कर सकता है विद द सेंट्रल एटम, ठीक है ना। वाटर कितने हैं, 6, वाटर 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 एंड वाटर, ठीक है। अब ये जो सेंट्रल एटम है इसका एक दूसरा नाम है, व्हाट इज दैट, दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन सेंटर। अगर आपको कोई बोलेगा इस स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन सेंटर को इनसर्कल कर दो, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये +2 होगा। तो कोऑर्डिनेशन सेंटर क्या है इसमें, कोऑर्डिनेशन सेंटर इसमें Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन सेंटर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन सेंटर, वेरी सिंपल आंसर, द सेंट्रल एटम या द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन सेंटर। कोई आपसे पूछेगा व्हाट्स अ लिगैंड, तो लिगैंड क्या है, इट्स एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज दैट is bound to the metal center in a coordination compound through the coordinate bond। वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो मेटल सेंटर के साथ जुड़ा हुआ होगा थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना, उसको आप लिगेंड बोलते हो। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन देता है, वो लिगेंड ही देता है। अब यहां पे आपको लिविस एसिड और लिविस बेस का कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा, लिविस एसिड एंड लिविस बेस। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट्स अ लिविस एसिड, तो आप बोलोगे वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है उसको बोलते हैं लिविस एसिड, और वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर देती है, शेयर करती है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको बोलते हैं लिविस बेस, ठीक है। तो लिविस एसिड एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, और लिविस बेस डोनर होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का। क्या आपको यहां पे लग रहा है कोई एक्सेप्टर है और कोई डोनर है? नाउ आप ये भी पूछ सकते हैं कि यहां पे आपने एरो क्यों नहीं बनाया। दिस इज अंडरस्टूड इन अ वे कि यहां पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है, ठीक है ना, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्ड ही है। यू कैन जस्ट शो इट लाइक दिस, Fe वाटर। आप ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, दिस इज सेम थिंग इन केमिस्ट्री, ठीक है ना, सेम थिंग। तो अब आपका क्वेश्चन था, अब हमारा ये क्वेश्चन था कि क्या वाटर यहाँ पे लिविस एसिड है कि लिविस बेस है। तो आप बोलोगे वाटर जो है वो लोन पेयर शेयर कर रहा है, अपना दे रहा है, वो एक डोनर है, तो दिस इज ए लिविस बेस। और वो एक्सेप्ट किया कर रहा है आपका आयरन, तो आपका आयरन बन गया यहाँ पे लिविस एसिड, ठीक है ना। तो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक लिविस एसिड तो जरूर होगा, दैट इज द मेटल सेंटर। मेटल सेंटर इज अ लिविस एसिड, ठीक है ना, इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। व्हाई? बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपके जितने भी लिगेंड्स होंगे वो सारे के सारे लिविस बेसेस हैं, ठीक है ना। तो वेरी सिंपल, यहां पे लिख लेते हैं मेटल इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज अ लिविस एसिड, चाहे वो एटम हो या आयन हो। और आपका लिगेंड जो होता है वो क्या होता है बच्चे, आपका लिगेंड जो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर वो लिविस बेस होता है। क्यों? क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और शेयर करता है मेटल सेंटर के साथ। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्सेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर कॉम्प्लेक्स। In fact, they are not complex now, but they were complex at the time of their discovery, ठीक है ना। जब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पहले पता चला तो इनका बॉन्डिंग जो था वो डिफरेंट था देन योर मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है ना। मेन ग्रुप एलिमेंट्स में क्या होता है, एवरीवन ट्राइज टू कंप्लीट द ऑक्टेट, ठीक है ना, लेकिन इनमें देखा गया दे हैव अ टेंडेंसी टू गेट टू 18 इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट वाज a kind of different bonding. And they had some crazy structures also. There are some compounds that are like the pyramids. There are certain compounds that are like sandwich. ठीक है ना, sandwich complexes are there. There are pyramid kind of complexes. तो कुछ different structures आ रहे थे. So in a way they were complex. They were quite different in their behavior from the normal compounds. ठीक है ना, इसीलिए उनका नाम उस जमाने में रखा गया complex compounds या फिर complexes. समझो बात को। There is a small difference between a complex and a coordination compound जो हम आगे आज ही के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ सम एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा, मेटल सेंटर होगा। फॉर एग्जांपल ये आपका एक मेटल सेंटर है और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का लिविस स्ट्रक्चर आपको पता होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है और दोनों के पास लोन पेयर होता है, ठीक है ना। क्या दोनों देते हैं? आंसर इज नो। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज क्वाइट लो इन एनर्जी, ठीक है ना, ये नहीं दे पाता मेटल को। लेकिन कार्बन का जो लोन पेयर है, कार्बन अपना लोन पेयर आसानी के साथ मेटल को देता है। इनफैक्ट सम ऑफ द वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस
और कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस। वो कॉम्प्लेक्सेस बहुत स्टेबल होते हैं जिनमें कार्बोनाइल यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कार्बोनाइल बोलते हैं। जहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड होता है वो कॉम्प्लेक्सेस मोस्टली बहुत स्टेबल होते हैं। उसका भी रीजन है साइनर्जिस्टिक बॉन्डिंग, जो हम आगे पढ़ेंगे। देखो ये है एक टाइप का कॉम्प्लेक्स। इसको कैसे बनाया जाता है? अगर आपसे कोई पूछेगा इसका कोऑर्डिनेशन सेंटर क्या है, तो आप बोलोगे निकल। बना लिया। आपके पास लिगेंड कितने हैं? 4, तो बना लो कार्बन मोनोऑक्साइड 4 लिखो और पूरे को बंद कर दो स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है ना। अब एक एक करके, व्हाट इज निकल? दिस इज कोऑर्डिनेशन सेंटर। क्या है बच्चे? कोऑर्डिनेशन सेंटर। क्या ये लिविस एसिड है कि लिविस बेस है? इट इज अ लिविस एसिड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड कितने हैं यहां पे? 4। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? दीज आर लिगेंड्स, ठीक है ना। ये लिविस एसिड है कि लिविस बेस है? दीज आर लिविस बेसेस, ठीक है ना। अब स्क्वायर ब्रैकेट भी है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सबको मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी कि ये जो पूरा है यहां से यहां तक, ये पूरा पार्ट यानी कि मैटर सेंटर एज वेल एज द लिगेंड्स, इन सबको इनक्लोज किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन सेंटर और कॉम्प्लेक्स। इस चीज को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी चीजें हो सकती हैं, वो कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हिस्सा हो सकती है, इनफैक्ट होती हैं, ठीक है ना, लेकिन कॉम्प्लेक्स का नहीं। तो कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आता है? कॉम्प्लेक्स में आता है मेटल सेंटर और लिगेंड्स, ठीक है ना। सो द मेटल सेंटर एंड द लिगेंड्स आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड टुगेदर दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स। यहां पे हम एक और एग्जांपल बनाते हैं विच इज अ वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज सिस्प्लैटिन। ये प्लैटिनम है, इट्स इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हो गया प्लैटिनम 2+। 2 क्लोरीन दे दो, ठीक है। ये प्लैटिनम क्या है? कोऑर्डिनेशन सेंटर है, लिविस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाला है। ये क्लोराइड होते हैं, Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। दिखाया नहीं जाता, हम दिखा भी सकते हैं, दिस इज Cl नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनमें से इसने 2 शेयर किए हैं अपने क्लोरीन सॉरी प्लैटिनम के साथ, ठीक है। और इसके अलावा दिस इज अमोनिया NH3 एंड दिस इज अमोनिया NH3। इस कॉम्प्लेक्स का जो कॉमन नेम है या प्रेफर्ड नेम है वो है सिस्प्लैटिन। इसका आयुपैक नाम क्या है वो हम नोमेनक्लेचर में अलग से पढ़ने वाले हैं। ये सिस्प्लैटिन को देख लेते हैं। इसको अगर इस फॉर्म में बनाना हो तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये हो गया प्लैटिनम Pt, ठीक है ना। यहां पे चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं आपको लिखना होता है, Pt लिख दिया, सिर्फ सिंबल लिखना होता है। उसके बाद NH3 ये 2 हैं और Cl2 ये भी 2 है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कोऑर्डिनेशन सेंटर क्या है तो आप क्या बोलोगे? प्लैटिनम। व्हाट इज दिस? दिस इज कोऑर्डिनेशन सेंटर विच इज a Lewis acid metal। ये क्या है? दिस इज अ लिगेंड। ये क्या है? दिस इज अनदर लिगेंड। टोटल कितने लिगेंड्स है इसमें? टोटल इसमें 4 लिगेंड्स हैं, 2 क्लोराइड है और 2 अमोनिया है। अब यहां पे Cl2 लिखा गया है, तो यहां पे आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दैट इट इज अ क्लोरीन मॉलिक्यूल ClCl। ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज Cl2। कॉम्प्लेक्स के अंदर जब आपने Cl2 लिखा है इसका मतलब क्लोरीन मॉलिक्यूल नहीं होता, इसका मतलब होता है 2 क्लोराइड आयोन, यानी कि एक मेटल होगा जो जुड़ा होगा 2 क्लोराइड आयोन्स के साथ थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इसको हम लिखते हैं MCl2, ठीक है। ये बात होगी यहां तक। अब अगर मैं कहूं प्लैटिनम अमोनिया और क्लोरीन मिलके क्या बना रहे हैं तो आप बोलोगे ये मिलके बना रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सॉरी नॉट सेंटर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है ना। तो स्फीयर है वो। तो यहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या आता है? ये सारी चीजें जो यहां पे दिख रही हैं दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ही दूसरा नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ही दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर स्पीशीज 3 है लेकिन वो चीजें 2 ही हैं। स्पीशीज क्या क्या है? प्लैटिनम अमोनिया एंड क्लोराइड। प्लैटिनम क्या है? दिस इज द मेटल सेंटर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन सेंटर। अमोनिया और क्लोराइड क्या है? ये लिगेंड्स है, ठीक है ना। टोटल टुगेदर ये क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब मैंने आपसे पूछा
कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में क्या जानना आपके लिए जरूरी है या कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या जानना जरूरी है। दिस इज द थिंग, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चीज होती है, दिस इज द थिंग दैट रिमेन्स इंटैक्ट इन सोल्यूशन। ये वो चीज है जो सोल्यूशन के अंदर नहीं टूटती, ठीक है ना। यानी कि जब हम इस कॉम्प्लेक्स को सोल्यूशन के अंदर डालेंगे, ये क्लोराइड अलग नहीं होगा, ये प्लैटिनम 2 पॉजिटिव अलग नहीं होगा, ये अमोनिया अलग नहीं होगा। दिस एंटायर थिंग यानी कि पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स इंटैक्ट रहता है सोल्यूशन के अंदर भी, ये टूटता नहीं है। समझ रहे हो, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो एज ए सिंगल यूनिट डिसॉल्व होता है, ये अलग अलग वहां पे बिखरता नहीं। समझ रहे हो। अब इस कॉम्प्लेक्स के बाहर भी आयन्स हो सकते हैं। नाउ वी विल टेक एग्जांपल्स जहां पे आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूट्रल नहीं है, और अगर वो न्यूट्रल नहीं होगा तो उसको काउंटर आयन्स होंगे स्टेबल करने के लिए, वो काउंटर आयन्स आयोनाइजेबल होंगे। क्या हुआ इस सब का मतलब, लेट अस सी। नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल in which we will introduce some more terms and we will try to understand coordination compounds more। ठीक है ना। देखो क्या बना, Cu NH3 SO4 ये बना दिया। सारी चीजों का ध्यान रखें। ये SO4 का मतलब क्या होगा, यहां पे 2 नेगेटिव नहीं लिखा जाता। देखो जस्ट लाइक सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है ना, या सोडियम सल्फेट फॉर दैट रीजन Na2SO4। ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है कि नहीं है, दीज आर आयनिक कंपाउंड्स। अब ये क्या है एक्चुअल में, ये Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। ये क्या है, 2 Na पॉजिटिव है और सल्फेट है। क्या हमने इनके फॉर्मूला के अंदर, इनके फॉर्मूला यूनिट के अंदर इनका चार्ज लिखा है, नहीं लिखा है, दिस इज अंडरस्टूड। इसी तरह यहां पे ना कॉपर के ऊपर कोई चार्ज है ना सल्फेट के ऊपर कोई चार्ज है, बट दिस इज अंडरस्टूड कि ये सल्फेट तो 2 नेगेटिव होता है हमेशा, ठीक है ना, और अमोनिया तो 3 न्यूट्रल होता है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये पूरा डिस्कशन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आएगा, तो आपको अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप उस चीज की तरफ ध्यान दीजिए जो हम आपको समझाना चाहते हैं। बोलो भाई, कॉपर क्या है यहाँ पे, दिस इज कोऑर्डिनेशन सेंटर। कोऑर्डिनेशन सेंटर पूरा लिखे, कोऑर्डिनेशन सेंटर। अगर आपसे पूछा जाए लिगेंड क्या है यहाँ पे, तो आप बोलोगे अमोनिया, और कितने अमोनिया है यहाँ पे, 4। सो दिस इज लाइक दिस लिगेंड्स। ये ल्यूइस एसिड है कि ल्यूइस बेस है, दिस इज ल्यूइस बेस। ये ल्यूइस एसिड है कि ल्यूइस बेस है, दिस इज ल्यूइस एसिड। ये चीजें हमें समझ में आ गई, ठीक है ना। अब पूरा का पूरा कॉपर और अमोनिया 4 मिला के क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जब इस कंपाउंड को हम पानी के अंदर डालेंगे, क्या कॉपर आयन्स अलग हो जाएंगे, नहीं होंगे। क्या अमोनिया अलग होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इन वाटर, आंसर इज नो। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन ही ये है दैट इट इज स्टेबल इन द सोल्यूशन, कि सोल्यूशन के अंदर ये बिखरता नहीं है, ये वहां पे भी इंटैक्ट रहता है। ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो यहां पे था या जो यहां पे है, ठीक है ना, वो कैसा है, इज इट चार्ज्ड और इट इज न्यूट्रल। अभी हमने देखा टेट्राकार्बोनाइल निकल, ठीक है, नाम से मत घबरा, नाम हम आगे देखेंगे। देखिए वी सॉ दिस कॉम्प्लेक्स, तो इसके बगल में इस जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या कॉम्प्लेक्स के बगल में कोई आयन्स नहीं है, ना पहले ना बाद में। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है। जब न्यूट्रल है तो इसको स्टेबल करने के लिए किसी आयन की जरूरत नहीं। लेकिन यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि बाहर एक आयन है, और उस आयन का चार्ज 2 नेगेटिव है, क्योंकि हम जानते हैं सल्फेट है, सल्फेट 2 नेगेटिव होता है। इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स का जो अपना चार्ज है दैट विल बी 2 पॉजिटिव। तो कॉम्प्लेक्स जो खुद होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये न्यूट्रल भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स का जो भी चार्ज होगा, ठीक है ना, वो मेटल की वजह से भी हो सकता है और वो लिगेंड्स की वजह से भी हो सकता है, जब आपके लिगेंड्स एनायनिक होंगे। ठीक है ना, यहां पे आपका लिगेंड जो है वो न्यूट्रल है, तो कॉम्प्लेक्स का जो भी चार्ज है वो कॉपर की वजह से। तो इनफैक्ट कॉपर 2 पॉजिटिव होने की वजह से ये 2 पॉजिटिव होगा। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, कहना मैं ये चाहता हूं, दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो बच्चे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसको पानी में डालेंगे क्या अलग होगा, नहीं होगा, स्टेबल है वो। ठीक है ना। अब ये क्या चीज है भाई, यहां पे ये काउंटर आयन है। ठीक है ना, क्या ये सल्फेट होना जरूरी है, नहीं, ये 2 क्लोराइड भी हो सकते हैं। ठीक है ना, इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट दिस। ये यहां पे सिंपली काउंटर आयन है, या जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर बोलते हैं
दीज आर स्पेक्टेटर आयंस, ठीक है ना। तो ये सल्फेट हो गया। ये जो सल्फेट है इसका चार्ज 2 नेगेटिव है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये 2 पॉजिटिव होगा, दिस इज अंडरस्टूड, राइट। अब पूरा का पूरा जो है इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने बोला था आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ए कॉम्प्लेक्स। एक कंपाउंड जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स जो होता है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है, कैटायनिक भी हो सकता है, ठीक है ना। डिपेंडिंग ऑन जो कॉम्प्लेक्स के अंदर है किसका चार्ज ज्यादा है, किसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो पॉजिटिव बनेगा कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो नेगेटिव बनेगा कॉम्प्लेक्स, और अगर न्यूट्रल होगा, ठीक है ना, चार्ज बराबर है पॉजिटिव नेगेटिव तो न्यूट्रल होगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये होगी एक बात। अब यहां पे पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, बाहर एक आयन है विच इज एन एनायन देयरफॉर, ठीक है ना। पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स होगा तो एनायन काउंटर आयन होगा। पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स या कैटायन और एनायन जब मिलेगा तब जाके आपका कंपाउंड बनता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये कॉपर और अमोनिया चार मिलके विदाउट सल्फेट एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? नहीं है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्यों? क्योंकि कॉपर और अमोनिया मिला के एक ऐसी चीज है जो चार्जड है, CuNH3 whole 4 2 positive. Is this a coordination compound? Answer is no. But is this a complex? Answer is yes. Why is this a complex? Because it contains metal center and ligand. Anything that contains metal center and ligand उसको हम complex बोलते हैं। तो ये complex है, ठीक है ना, but not a coordination compound. ये coordination compound कब बनेगा? ये coordination compound तब बनेगा जब हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे दो एनायन से, जो Cl2 भी हो सकता है और जो हमारे केस में सल्फेट भी हो सकता है। समझ रहे हो बच्चे, ठीक है ना। सो व्हाट आर दीज टू? दीज आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डू हैव द कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब टेट्राकार्बोनाइल निकल देखो, टेट्राकार्बोनाइल निकल जो है ये कॉम्प्लेक्स है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? सबसे पहले क्या ये कॉम्प्लेक्स है? आंसर इज यस। कॉम्प्लेक्स हमें समझाता है, मेटल है, लिगेंड है, दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है ना। और क्या ये न्यूट्रल भी है? आंसर इज यस। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है। सो दिस इज बोथ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एज वेल एज ए कॉम्प्लेक्स, while as this thing is not a coordination compound because this is not neutral. अभी जब इसके पास काउंटर आयन्स होंगे तब जाके ये स्टेबल हो जाएगा और ये यहां पे बनेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये यहां तक सिर्फ कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। दूसरी बात, जब हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पानी के अंदर डालेंगे तो क्या पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल है, इंटैक्ट रहेगा? आंसर इज नो। ओनली द कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल इन सोल्यूशन। कॉम्प्लेक्स नहीं टूटेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं टूटेंगे। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स आयन और काउंटर आयन को देखेंगे, इन दो के बीच में कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है ना। और जैसे हम इसको पानी में डालेंगे कॉम्प्लेक्स आयन इंटैक्ट रहेगा, अलग रहेगा, और सल्फेट टूटेगा, सल्फेट अलग हो जाएगा। दैट मींस यहां पे अगर हम कॉपर ये पूरा कॉम्प्लेक्स और ये सल्फेट पूरे कंपाउंड को जो क्रिस्टल होगा उस क्रिस्टल को पानी के अंदर डालेंगे तो क्या हमें आयन मिलेगा? आंसर इज यस, हमें आयन मिलेगा। कौन सा आयन मिलेगा? When we put this in water, we will get two ions, CuNH3 4 2 positive aqueous, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। और इसके अलावा हमें मिलेगा सल्फेट एक्वस, यानी कि जो बाहर है काउंटर आयन है, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन सल्फियर। आयोनाइजेशन सल्फियर क्यों बोलते हैं इसको? आयोनाइजेशन सल्फियर इसको इसलिए बोलते हैं बच्चे क्योंकि दिस इज आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल का मतलब क्या है कि ये जब हम पानी के अंदर डालेंगे तो इसके आयन्स अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपके जो काउंटर आयन्स हैं वो चाहे कैटायंस हो या एनायंस हो, वो काउंटर आयन्स आयोनाइजेबल होते हैं, और जो काउंटर आयन्स होते हैं उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन सल्फियर। यहाँ पे हमने इसका कॉम्प्लेक्स का नाम क्या दिया? कोऑर्डिनेशन सल्फियर। अब जो बाहर होगा उसको भी कोई सल्फियर नाम देना होगा, तो वो सल्फियर का नाम क्या दिया हमने? आयोनाइजेशन सल्फियर। कोऑर्डिनेशन सल्फियर में जितने भी आयन्स होंगे, ठीक है ना, वो बिखरते नहीं है, वो इंटैक्ट रहते हैं सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन आयोनाइजेशन सल्फियर जो होता है वो बिखर जाता है, टूट जाता है, और आपके पास आयन्स, वो आयन्स जो है वो अलग से मिल जाते हैं। अच्छा, आप ये भी पूछ सकते थे कि एक्सपेंडेड फॉर्म बनाओ इसका, ये जो हमने कॉम्प्लेक्स वहां पे बनाया ये वाला, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बनाओ। तो ये Cu2 पॉजिटिव होगा, इसके साथ जुड़े हुए हैं अमोनिया 4 NH3
NH3 NH3, ये पूरा का पूरा मिलके कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है ना। और काउंटर आयन इसमें सल्फेट है, SO4 2 नेगेटिव, ऐसे इसको बनाया जाता है, ठीक है। इसको पानी में डालेंगे तो दो आयन्स आपको मिलेंगे, एक होगा कॉम्प्लेक्स आयन विच इज 2 पॉजिटिव, ठीक है ना, 2 पॉजिटिव, और एक सल्फेट है जो एक काउंटर आयन है, वो आपको मिलेगा, ठीक है। इस चीज को अगर हम पानी में डालेंगे, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, CuNH3 4 इस चीज को हम पानी में डालेंगे, बोलो कितने आयन्स बनेंगे। इससे क्या समझते हैं, ये चीज जो है व्हाट इज दिस एक्चुअली, दिस इज समथिंग लाइक दिस, कॉपर है 2 पॉजिटिव, NH3 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 NH3, और बाहर क्या है, बाहर है 2 क्लोराइड आयन्स जो इसको स्टेबल कर रहे हैं, ठीक है ना, कॉपर 2 पॉजिटिव को स्टेबल कर रहे हैं, ठीक है ना, या पूरे कॉम्प्लेक्स को इनफैक्ट स्टेबल कर रहे हैं 2 क्लोराइड आयन। इसको हम पानी में डालेंगे, क्या ये आयोनाइजेबल है, आंसर इज नो, ये आयोनाइजेबल नहीं है। एक बहुत बड़ा आयन आपको मिलेगा विच इज दिस, ये पूरा मिलके सिर्फ एक आयन होगा सोल्यूशन के अंदर, लेकिन ये 2 आयोनाइजेबल हैं, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये 3 आयन्स देगा आपके सोल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। ये 2 ही दे रहा था क्योंकि यहाँ पे सल्फेट था, वहां पे 2 क्लोराइड है, और दोनों अलग हो जाएंगे क्योंकि वो आयोनाइजेशन स्फीयर का हिस्सा है, ये आयोनाइजेशन स्फीयर का हिस्सा है, ये अलग हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को, ठीक है। इसको और समझेंगे विथ मोर एग्जांपल्स। सो लेट्स मेक अनदर वन, PtCl4, Pt 2 पॉजिटिव है, ये 4 क्लोराइड है तो 4 नेगेटिव हो गए, तो 2 नेगेटिव होगा यहाँ पे, जिनको हम बैलेंस करेंगे विथ 2 पोटेशियम आयन। देखो इस सब का क्या मतलब है, सब चीजें समझने की कोशिश करो। व्हाट इज दिस प्लैटिनम, दिस इज कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये एक्चुअल में क्या है, ये हम यहां से बोल रहे हैं, दिस इज एक्चुअली प्लैटिनम 2 पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या है, ये Cl4 का क्या मतलब है, व्हाट इज दिस, these are actually 4 Cl नेगेटिव आयन्स, और ये क्या है, ये लिगेंड्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया, या इसको हम क्या बोलते हैं भाई, कोऑर्डिनेशन सेंटर, सॉरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या ये आयोनाइजेबल है, आंसर इज नो। ये बाहर क्या है, काउंटर आयन से, क्यों है बाहर काउंटर आयन, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो चार्जड है, ठीक है ना, उसका चार्ज 2 नेगेटिव है, तो उनको बैलेंस करने के लिए 2 पोटेशियम पॉजिटिव, तो K2 का मतलब क्या है एक्चुअली, ये 2 पोटेशियम पॉजिटिव आयन्स हैं। ये क्या है, ये काउंटर आयन्स हैं। काउंटर आयन्स का मतलब क्या है, वो आयन जो कॉम्प्लेक्स आयन को स्टेबलाइज करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है ना। इस स्फीयर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। अब भी एक क्वेश्चन है आपको कि इसको हमने पानी में डाला, तो पानी में क्या ये सारे के सारे डिसोसिएट हो जाएंगे या 4 क्लोराइड अलग हो जाएंगे, आंसर इज नो। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स दिस विल बिहेव एज वन आयन, व्हाट विल बी दैट, PtCl4 2 नेगेटिव एक्वस, ठीक है ना। यही तो डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स का, एक ऐसा एडिशन कंपाउंड विच रिमेन्स इंटैक्ट और विच इज स्टेबल इन सॉल्यूशन, प्लस क्या मिलेगा, 2 पोटेशियम आयन्स होंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे और वो आपको मिलेंगे, तो टोटल आपको कितने आयन्स मिले, 3 आयन्स मिले। समझ रहे हो बात को, ठीक है, वेरी वेरी इजी। सो व्हाट इज दिस, काउंटर आयन, व्हाट इज दिस एंटायर थिंग, दिस इज द कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। इसकी अगर आपको शक्ल बनानी हो, ठीक है ना, वो कैसी होगी, वो कुछ ऐसा होगा, दिस इज प्लैटिनम 2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। यहां पे आप एरो भी डाल सकते हो, जरूरत नहीं है, ठीक है ना, यू कैन डू लाइक दिस, दिस इज ऑल्सो, दिस इज सेम एज दिस, ठीक है। 2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना, रख भी सकते हो, आपको अपनी मर्जी, आप दिखाना कैसे चाहते हो। और क्योंकि टोटल चार्ज जब 2 नेगेटिव आएगा तो 2 K पॉजिटिव आयंस, आप चाहो एक यहां से लिख दो, एक यहां से लिख दो, अब जैसे चाहो लिख सकते हो, ये एक्चुअल में ऐसा होगा, ठीक है ना। ये इसको पोटेशियम 2 पॉजिटिव आयंस जो है वो स्टेबलाइज कर रहे हैं, और जब इसको हमने पानी में डाला तो क्या हो गया, Pt 2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा इंटैक्ट रहेगा पानी में डालने के बाद, ठीक है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पोटेशियम अलग हो जाएंगे, 2 पोटेशियम पॉजिटिव जो है वो अलग से डिसॉल्व होंगे
और ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो अलग से डिसॉल्व रहेगा। समझ रहे हो बच्चे बात को? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉम्प्लेक्स एंड अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये वाला क्या है, दिस इज कॉम्प्लेक्स आयन, और ये सब क्या है यहाँ पे, दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये पूरा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स। क्या वो आयनाइजेबल है? आंसर इज नो। और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो क्या है, काउंटर आयंस या आयोनाइजेशन से पेयर। क्या वो आयोनाइजेबल है? आंसर इज यस। यानी कि जैसे हम इसको पानी में डालेंगे ये के पॉजिटिव अलग हो जाएगा, बिखर जाएगा, ठीक है ना, ये अलग से डिसॉल्व होगा और ये पूरा कॉम्प्लेक्स अलग से डिसॉल्व होगा। ओके, अब ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट्स ए कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इज नथिंग बट मेटल एटम और मेटल आयन एंड लिगेंड्स। मेटल और लिगेंड के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो जहां जो चीज वहां पे बनेगी उसी को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। फिर वो चार्जेड भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। एग्जाम्पल समझिए, देखो बच्चे हम क्या बोल रहे हैं, व्हेन अ मेटल एंड लिगेंड्स कंबाइन विथ ईच अदर which can be metal atom or metal ion, what do they form? Complex. इस कॉम्प्लेक्स के बारे में आज जान लो कि ये न्यूट्रल भी हो सकता है और ये चार्जड भी हो सकता है, या जिसको हम बोलते हैं आयोनिक भी हो सकता है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स आयन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल भी हो सकता है। और अगर ये आयोनिक है तो किस टाइप का आयन हो सकता है? कैटायनिक भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज, और एनायनिक भी हो सकता है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड। एग्जांपल से समझ जाते हैं। न्यूट्रल टेट्राकार्बोनाइल निकल, जो हमने अभी बोला, निकल CO4, ठीक है, खुद बनाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव प्लैटिनम और ये 2 पॉजिटिव है, ठीक है ना। देखो अगर हम अमोनिया देंगे, अमोनिया न्यूट्रल है, इसका डिस्कशन कल है, ठीक है ना। लिगेंड्स का डिस्कशन, कौन न्यूट्रल है, कौन 1 नेगेटिव है, कौन 2 नेगेटिव है, बहुत सारी वो डिस्कशंस हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं। वो पूरा जो लेक्चर होगा वो लिगेंड बेस्ड होगा। सो प्लैटिनम एंड अमोनिया एंड दिस इज योर क्लोरीन। 2 क्लोराइड 2 नेगेटिव, प्लैटिनम 2 पॉजिटिव, मिलके क्या बनाएंगे, न्यूट्रल चीज है। तो यहां पे जो कॉम्प्लेक्स बना वो न्यूट्रल है, ठीक है ना। ये न्यूट्रल का एग्जाम्पल हो गया। कैटायनिक, देखो ये प्लैटिनम बनाएंगे, ठीक है, प्लैटिनम 2 पॉजिटिव है, दिस इज अंडरस्टूड। फॉर एग्जांपल दिस इज प्लैटिनम 2 पॉजिटिव, और इसके साथ हम 4 अमोनिया दे देंगे, ये न्यूट्रल है। तो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स क्या बना, 2 पॉजिटिव, ठीक है। ये आयरन है, ये वाटर न्यूट्रल है। फॉर एग्जांपल आयरन 2 पॉजिटिव था, और ये 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद आयरन, यानी कि वाटर लिगेंड है यहाँ पे। और पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कैटायनिक होगा। अब देखो एनायनिक, फिर से प्लैटिनम लेंगे, PtCl4 कर देंगे, इसके अभी हमने किया, ठीक है ना। अब प्लैटिनम 2 पॉजिटिव है, 4 क्लोराइड है, टोटल चार्ज नेगेटिव बचेगा आराम से, ठीक है ना। ये निकल ले लेते हैं और इसके साथ साइनाइड लेंगे, CN4, CN नेगेटिव होता है, 4 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव बच गए, वो हमने यहां पे डाल दिए, ठीक है ना। तो वो आपके पास क्या आ गए, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, ये क्या आ गए, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, और ये क्या आ गए, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब जो आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस होंगे, देखो ये आपके पास है PtNH3 2 पॉजिटिव, दिस इज अ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। इसको स्टेबलाइज करने के लिए एनायंस होंगे। कितने एनायंस होंगे? अगर मोनोवैलेंट है तो 2 होंगे इस केस में, और अगर डाइवैलेंट है तो 1 ही होगा, यानी कि SO4 2 नेगेटिव। ये पूरा का पूरा अब बन गया हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और अगर एनायनिक है, जैसे कि PtCl4 कर लेते हैं, ये क्या है, 2 नेगेटिव। फिर से आपके पास काउंटर आयन चाहिए, कितने, 2। फॉर एग्जांपल सोडियम आपने लिया तो Na2 करना पड़ेगा। अब इस Na2 का क्या मतलब है, इस Na2 का मतलब है 2 सोडियम पॉजिटिव आयंस, ये आपको समझना है। ये कोई Na2 मॉलिक्यूल नहीं है यहाँ पे। आप इसके बदले Mg भी लिख सकते थे, MgNiCN4, ठीक है ना। NiCN4 2 नेगेटिव होगा और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होगा, और इसको ऐसे लिखा जाता है, समझ लो बात को, ठीक है ना। सो दिस वाज द डिस्कशन दैट वाज अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ये दिखते कैसे हैं, इसमें डिफरेंट टर्म्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन से पेयर, आयनाइजेशन से पेयर, कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खुद, ठीक है ना, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, आयनिक कॉम्प्लेक्स, काउंटर आयन, ठीक है ना। ये सब टर्म्स जो हैं वो डिस्कशन आज हमारा था कि किस टर्म का क्या मतलब है और कैसे हर एक चीज को हमें समझना है।
वो हमने आज कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर इज द की लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज लिगेंड्स। अगर आपने लिगेंड्स कर लिए, पहले भी मैंने बोला, you will have the control on the chapter. If you could not do ligands, you will not have the control. See you next time.